नमस्कार, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ करंट अफेयर्स की इस क्लास में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि आपको करनी है ये क्लास शेयर। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो जब तक आप क्लास शेयर करते हैं तब तक हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी, क्या देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनेगी? ऑप्शन देखते हैं हमारे। तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कहाँ पर है? तो आपकी पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो केरल में है। ठीक है, अब दूसरी कहाँ बनने वाली है? तो देखिए, दूसरी राजस्थान वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने राजस्थान में बनने वाली है। कहाँ पर? राजस्थान में। पहली आपके केरल में है और दूसरी बनने वाली है राजस्थान में। अब देखिए, इसका नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसका नाम है राजीव गांधी डिजिटल एंड फिनटेक यूनिवर्सिटी। डिजिटल एंड फिनटेक यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं कि ये कहाँ स्थापित होने वाली है। तो ये आपके स्थापित होने वाली है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य तो देखिए, कोविड के समय जो डिजिटल एजुकेशन का सपना देखा गया था उसको साकार करना है। लेकिन ये होगा कैसे? तो देखिए, इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश को ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो तकनीकी में महारत हासिल किए होंगे। अब तकनीकी में महारत हासिल किए होंगे मतलब डिजिटल से ही समझ आ रहा है, मीडिया और प्रबंधन। तो इसमें जो परंपरागत विषय हैं जिन्हें हम जानते हैं, इतिहास, कला एवं शिक्षा और स्वास्थ्य एवं विज्ञान, तो ऐसे बहुत से जो विषय हैं परंपरागत विषय, उनको एक अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो वो अलग तरीका ये डिजिटल यूनिवर्सिटी उसको साकार करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा? एक तो जो डिजिटल एजुकेशन का सपना है वो साकार हो जाएगा और देश को ऐसे मानव संसाधन मिल जाएंगे जो डिजिटल इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने देश के लिए काम करेंगे। तो देखिए, कहाँ पर होने वाली है ये स्थापित? आपके जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में राज्य की पहली और देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। तो जल्दी से आप इसको क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। और डिजिटल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? फिनटेक यूनिवर्सिटी या राजीव गांधी डिजिटल एंड फिनटेक यूनिवर्सिटी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेघदाटू परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कौन सी परियोजना? मेघदाटू परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देखते हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि मेघदाटू जो परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है। तो जल्दी से आप आंसर कमेंट कर दीजिए। क्लास में जो भी बच्चे लाइव आ रहे हैं एटलीस्ट वो कमेंट करें, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। मेघदाटू परियोजना। तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में इसके लिए घोषणा की है। तो मेघदाटू एक जल परियोजना है और कर्नाटक सरकार ने जो हाल ही में अपना बजट बताया है उसमें इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 100 करोड़ रुपए की। तो इस जल परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में 100 करोड़ रुपए देने की या आवंटित करने की घोषणा की है। ये जल परियोजना है, याद रख लेना। कई बार नाम से बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं,
तो कौन सी किसकी परियोजना है हमें याद नहीं रहती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है नाम उनसे सिमिलर जुड़े हुए जैसे हों। तो किस राज्य से इसका संबंध हो गया? कर्नाटक से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए, कर्नाटक के सीएम हैं बसवराज बोम्मई। कौन है कर्नाटक के सीएम? बसवराज बोम्मई। इन्होंने मेघदाटू परियोजना के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो कितने करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किए हैं इसके लिए? 100 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने आवंटित की है। अपना अगला क्वेश्चन, भिक्षा नहीं शिक्षा मंत्र के साथ किस राज्य द्वारा सिग्नल स्कूल शुरू किए गए हैं? क्या बोला गया है? भिक्षा नहीं शिक्षा मंत्र के साथ किस राज्य द्वारा सिग्नल स्कूल शुरू किए गए हैं? ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार। तो किस राज्य ने भिक्षा नहीं शिक्षा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि भिक्षा के बदले भिक्षा की जगह शिक्षा। तो आपको भी पता चल गया कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको शिक्षा देने के विषय में ये मंत्र या योजना है। और किस राज्य द्वारा ये शुरू की गई है वो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्लास में मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ आपके। बच्चे बहुत ही नालायक हो रहे हैं अपने। क्लास में सब कमेंट करेंगे लेकिन ऐसा कमेंट कोई नहीं करेगा भाई, आंसर के अलावा। तो देखिए, सिग्नल स्कूल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये देखिए, आपके किस राज्य में इसे शुरू किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात में। गुजरात में जो बच्चे भीख मांग रहे थे उनको शिक्षा देने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अब इस प्रोजेक्ट में बसों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा भाई। तो बस जो है सिग्नल, आपको पता ना, सिग्नल पे जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उसी के नाम से ये स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट सिग्नल। इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है सिग्नल स्कूल, क्योंकि बच्चे कहाँ भीख मांगते हैं? सिग्नल पे मेनली वही देखे जाते हैं ना, इसलिए इसके लिए नाम रख दिया ये सिग्नल स्कूल। तो सिग्नल स्कूल, बसों में ये स्कूल स्टार्ट होगा और इसका समय क्या होगा? देखिए, इसकी क्लासेस लगेंगी भाई, जैसे आपकी लगती है ना डेली 3 घंटे की। कितने बजे से कितने बजे तक? तो सुबह 10 बजे से आपके दोपहर 1 बजे तक इसकी क्लासेस लगेगी बस में। और इसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी कि भाई बच्चों के लिए दोपहर का भोजन और उनके स्वास्थ्य जांच, इनकी जिम्मेदारी ली है गुजरात सरकार ने। किस चीज़ की? दोपहर के भोजन की और स्वास्थ्य जांच की। अब ये जो सिग्नल स्कूल है ये किस किस का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो देखिए, गुजरात स्टेट लीगल अथॉरिटी, और अहमदाबाद का मनपा स्कूल। कौन सा? मनपा स्कूल। इनके संयुक्त प्रयासों से क्या हुआ है? सिग्नल स्कूल शुरू हुए हैं। ठीक है, तो अब याद रख लेंगे कि भाई ये किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? गुजरात स्टेट लीगल अथॉरिटी व अहमदाबाद के मनपा स्कूल के संयुक्त प्रयासों से सिग्नल स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में
ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? क्या पूछा गया है? राजस्थान के किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? रेगिस्तान का जहाज ऊंट, तो भाई इसके लिए महोत्सव आयोजित हो रहा है और पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हो रहा है। तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं अपने, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो देखिए जो ऊंट महोत्सव है वो आपके स्टार्ट हो रहा है बीकानेर में। कितने दिन के लिए? तो ये 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव है जो बीकानेर में स्टार्ट हो रहा है। जैसलमेर में कौन सा महोत्सव होता है? तो जैसलमेर में होता है आपके मरु महोत्सव। कौन सा? मरु महोत्सव। मरु का मतलब डेजर्ट से है। जोधपुर में कौन सा होता है? तो जोधपुर में होता है आपके मारवाड़ महोत्सव। जोधपुर का कौन सा महोत्सव हो गया? मारवाड़ महोत्सव। अब बाड़मेर में कौन सा होता है? तो बाड़मेर में होता है आपके थार महोत्सव। कौन सा? थार महोत्सव। तो अब आपके चारों जिलों के आपके महोत्सव पता चल गए कि भाई किस जिले में कौन सा महोत्सव आयोजित होता है। तो ऊंट महोत्सव होता है आपके बीकानेर में और ये अभी शुरू हो गया है 3 दिन के लिए। और जैसलमेर में आपके मरु महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव। तो आपके 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में करेक्ट हो जाने चाहिए। अब एग्ज़ाम में आ जाए तो घबराना नहीं है, याद करना है बैठ के कि हमने क्लास देखी थी मैडम की, मैडम ने बताया था कौन सा महोत्सव कहाँ होता है। तो शांति से याद रख लेना, क्लास को वापस बैक करके देख लेना भाई, अगर बाई चांस भूल जाओ तो। SDG इंडेक्स 2021 क्या है? SDG इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? क्या पूछा है कि SDG इंडेक्स यानी सतत विकास सूचकांक, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें भारत का स्थान पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, 177वां, 120वां, 122वां और 132वां। तो इसमें देखिए भारत के स्थान के लिए पूछा गया है, लेकिन हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सतत विकास कार्यक्रम, योजना, सूचकांक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये है क्या? तो देखिए इसके अंदर 17 तरीके के सतत विकास गोल दे रखे हैं भाई, और ये किस तरीके से निर्धारित होती है किसी देश की रैंक कि भाई वो कौन से स्थान पर है। तो इनको 100 में से अंक दिए जाते हैं। तो भारत को इसमें कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो भारत में इसको मिले हैं 60.07। कितने मिले हैं? 60.07। भारत कैसे पास हुआ है? फर्स्ट डिवीज़न से। यही तो बोलते हैं भाई हम, 60% आते ही फर्स्ट डिवीज़न आ गई, तो भारत भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया इसमें। तो भारत का स्थान कौन सा रहा है इस स्कोर के साथ? तो वो है 120वां। ठीक है, भारत का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? 120वां स्थान है। और भारत का स्कोर क्या है? 60.07। और जो 17 लक्ष्य है वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए उन 17 लक्ष्यों में यही जो अपनी शिक्षा से संबंधी, भूखमरी से संबंधी, उद्योग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, जल से संबंधित, तो ये सभी जितने भी तरीके के हैं नाम जो मैंने बताए हैं उनको याद रख लेना। उद्योग जो है, तो ये सभी जो ज़रूरी हमारी निजी आवश्यकताओं वाली चीज़ें हैं उन्हीं से संबंधित लक्ष्य हैं। और इनको पूरा करने के लिए ये इंडेक्स जो है वो इस दिशा में काम कर रही है कि कौन सा देश कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो भारत का जो स्कोर है वो 60.07 है, मतलब भारत को भी 100 में से 60 नंबर मिले हैं। सीधे सीधे ये याद रख सकते हो आप।
ठीक है, तो 120वां स्थान है भारत का इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। 3 मार्च, 1 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च। अब देखिए, ये तो सबको आने चाहिए, ये दिवस तो सबको आते हैं, तो सब मुझे कमेंट करेंगे। तो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट भी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि ये तो सबको आता है और आप मुझे बताएंगे इसको जल्दी से। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। तो जल्दी से क्लास में कमेंट कर दीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, अब देखिए पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि पहली बार जो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो मनाया गया था 1972 में। ठीक है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अरे कमेंट कर दो बच्चों। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1966। तो 4 मार्च 1966 को किसकी स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, NSC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1966 को। ठीक है, अब देखिए 3 मार्च को क्या है? तो 3 मार्च को है आपके विश्व वन्य जीव दिवस। क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस। अब बात करते हैं 1 मार्च की। तो 1 मार्च को क्या है? सुरक्षा की बात आ रही है और देश में सुरक्षा, जो ये फोर्सेस लगी हुई हैं हमारी, किसकी सुरक्षा करती है? अगर भारत के जो सेना बल है वो किसकी सुरक्षा करता है? भारत के नागरिकों की। तो 1 मार्च को क्या आ रहा है? क्या आता है 1 मार्च को? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ठीक है, अब देखिए 8 मार्च, ये तो सबको पता होना चाहिए भाई, नारी शक्ति। नारी शक्ति का दिन है, यानी महिला दिवस, वुमेन्स डे। कब आता है? 8 मार्च को। तो जो अगर भूल गए हैं ना कि कल 8 मार्च है और कल महिला दिवस है, वो इस क्लास को देख के याद रख लेना, वरना आपके घर में जो महिला है ना वो पीटेगी आपको। एक ही तो दिन आता है मेरा, बाकी दिन तो मुझे काम पे लगाए रखते हो। तो देख लेना, थोड़ा संभाल लेना, वरना डांट पड़ जाएगी बेवजह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, याद रख लेना। और याद ये भी रखना है, महिला दिवस, वरना पिट जाओगे बिना मतलब। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? क्या पूछा है? सत्य है। तो पहले तो कथन देखते हैं। पहला कथन है, चंद्रमा की सतह पर अभी तक सिर्फ 3 देश, अमेरिका, रूस और चीन। कौन से? अमेरिका, रूस और चीन ही कदम रख पाए हैं। यानी कि अभी तक चंद्रमा पर कौन कौन गया है? अमेरिका, रूस और चीन। ठीक है भाई। और दूसरा कथन क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO या इसरो चंद्रयान 3, कौन सा? चंद्रयान 3 मिशन से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोबोटिक मिशन को उतारने का प्रयास करेगा। कौन सा प्रयास करेगा? दक्षिणी ध्रुव पर रोबोटिक मिशन को उतारने का प्रयास। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है।
तो देखिए ये दोनों ही कथन सही है। चंद्रयान फर्स्ट जो था उससे हमें क्या पता चला था कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। क्या? चंद्रमा की सतह पर पानी है, ये पता चला था। अब चंद्रयान थर्ड जो भेजा जा रहा है वो क्या है? चंद्रयान सेकंड का ही फॉलो अप है। क्या है? चंद्रयान सेकंड का फॉलो अप। तो आपके दोनों ही कथन जो हैं वो यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं हमारे। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, ऑप्शन नंबर सेकंड रोनित राज, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, SF रॉड्रिग्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। राष्ट्रपति ने इस पद के लिए जिसे नियुक्त किया है वो MM श्रीवास्तव है और इन्होंने आज 7 मार्च को अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो MM श्रीवास्तव जी का कार्यकाल आज से शुरू हो गया है और जो सेवानिवृत्त हुए हैं या रिटायर हुए हैं वो है आपके अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, यानी कुरैशी साहब रिटायर हो गए। तो इनका रिटायरमेंट कब हुआ? 6 मार्च को। तो कुरैशी साहब अब नहीं है और उनकी जगह ये कार्यभार किसने संभाला है? MM श्रीवास्तव ने। अब देखिए रोनित राज की भी बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रोनित ने अपना नाम दर्ज करवाया है यंगेस्ट मीडिया ब्लॉगर जो है, यंगेस्ट ब्लॉगर की कैटेगरी में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है और ये जयपुर के हैं और मात्र 18 साल, इसीलिए यंगेस्ट बोला गया। ठीक है, तो 18 साल के हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं और रॉड्रिग्स जो है वो पूर्व सेना प्रमुख थे जिनका निधन हो गया है। अभी वर्तमान में वो हमारे बीच नहीं है। 4 मार्च को इनका निधन हो गया था। पूर्व सेना प्रमुख। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आज के हमारे क्वेश्चंस की सीरीज हम इसी क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं, लेकिन आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। तो करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस के साथ आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।